हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल साइंस बाय एकता मैम। कैसे हो आप सभी? अच्छे से पढ़ रहे होंगे। आज हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर नंबर 4, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड फॉर क्लास 10th। लास्ट क्लास में हमने इस चैप्टर के बारे में कुछ जनरल इन्फॉर्मेशन प्राप्त की थी। सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड किस तरह बनते हैं इसके बारे में बात की थी। इस चैप्टर में आपको करने का जो काम है वो ध्यान यही रखना है कि इस चैप्टर में आप कंटिन्यू रहें, कोई भी क्लास मिस ना करें, क्योंकि ये जो चैप्टर है ना, ये पहली क्लास से दूसरी क्लास इंटरलिंक्ड है। आ रही है बात समझ में? अब देखो कि कल हमने जब पढ़ा था कि चलो बॉन्ड बताते हैं कि H2 हमने पढ़ा, O2 हमने पढ़ा और N2 हमने पढ़ा। इसमें था सिंगल बॉन्ड, यहाँ था डबल बॉन्ड और यहाँ था ट्रिपल बॉन्ड। इसके साथ मैंने इन्हीं के साथ एक चीज और बता दी थी ना कि सिंगल बॉन्ड वाले क्या कहलाते हैं? सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। अब ये हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं अभी चलेंगे, पढ़ते रहेंगे तो पता चल जाएगा। और ये क्या थे? अनसैचुरेटेड, यानी कि ये थे संतृप्त और ये थे असंतृप्त। यहाँ तक तो चैप्टर क्लियर है। लास्ट जब क्लास में हमने पढ़ा था तो हमने पढ़ा हीरा, ग्रेफाइट और फुलरीन के बारे में। हीरा जो कि विद्युत का सुचालक नहीं है, कोई बॉन्ड खाली नहीं होता उसके अंदर, जिसकी वजह से इलेक्ट्रिसिटी को पास नहीं कर सकते। ग्रेफाइट जिसके पास परतदार संरचना होती है, हेक्सागोनल लेयर्ड स्ट्रक्चर होता है, और जब हम लिखते हैं तो एक लेयर के ऊपर दूसरी लेयर स्लाइड करती रहती है, जिस कारण उसका इंप्रेशन हमें मिल पाता है हमारी कॉपी या पेज के अंदर। फिर इसके अंदर एक बॉन्ड जो है वो खाली रहता है, जिसकी वजह से ग्रेफाइट जो है वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर सकता है। लास्ट हमने पढ़ा था फुलरीन के बारे में, और C60 यानी कि 60 कार्बन वाला जो फुलरीन है उसका नाम रखा गया यूएस के आर्किटेक्ट बकमिंस्टर फुलर के नाम पर। इतना हमने लास्ट क्लास में पढ़ लिया था। आज जहां से हम चैप्टर को स्टार्ट करने वाले हैं वो टॉपिक है वर्सेटाइल नेचर ऑफ कार्बन। तो वर्सेटाइल मतलब अद्भुत, नेचर ऑफ कार्बन। अब कार्बन के नेचर के बारे में जो हमें पढ़ना है उसमें दो मेन बातें पढ़नी है। ठीक है, अब क्या है ये दो मेन बातें, उनको पढ़ लेते हैं। पहली जो बात है वो है कैटेनेशन, दैट इज कॉल्ड एज श्रृंखलन। अब ये क्या है, देखो कि कार्बन जो है, मैंने जैसे कि कल हम बात कर रहे थे कि हमारे आसपास जितनी चीजें उनमें से अधिकतर चीजें किसकी बनी है? कार्बन की। बहुत सारे कंपाउंड्स, इतने ज्यादा कंपाउंड्स जिनकी गिनती भी मिलियंस में होती है, वो किससे बन सकते हैं? कार्बन से बन सकते हैं, अलग अलग एलिमेंट्स के साथ मिलकर। अब ये जो गुण है श्रृंखलन का, ये केवल और केवल कार्बन में ही पाया जाता है। कार्बन जो है ये और कार्बन के साथ मिलकर, और अपनी जो 4 वैलेंसी है कि एक कार्बन 4 अन्य परमाणुओं के साथ जुड़ सकता है, उस गुण के कारण ये लंबी चेन वाले पॉलीमर्स बनाता है। पॉलीमर्स जानते हो ना, पॉलीमर्स या बहुलक, यानी कि लंबी चेन वाले कंपाउंड्स बनाता है। बहुलक का मतलब ये है कि बहु यानी बहुत सारे, तो बहुत सारे एक जैसे कंपाउंड्स, सॉरी एलिमेंट्स मिलकर और बनाते हैं कार्बन के बड़ी चेन वाले कंपाउंड्स। अब ये जो कंपाउंड्स हैं ये ब्रांच्ड हो सकते हैं, अनब्रांच्ड हो सकते हैं और साइक्लिक भी हो सकते हैं। इसको बनाने का तरीका देखो, मैं एक एग्जांपल दूं आपको कि मेरे पास एक कार्बन है, वैलेंसी इसकी कितनी है? 4, 1 2 3 एंड 4। अब मैं ये मान लेती हूँ कि यहाँ कल तो हमने मेथेन जब बनाया था तो 4 हाइड्रोजन जोड़े थे, मैं यहाँ पर आज 4 कार्बन ही जोड़ देती हूँ। अब इन चारों कार्बन की भी वैलेंसी कितनी? 4। एक तो ये कंप्लीट हो गई, 2 3 4, 2 3 4, 2 3 और 4, 2 3 और 4। क्लियर? अब ये मान लो कि ये जो कार्बन बच गए ना, जिनकी वैलेंसी हमने ली थी, इनकी भी वैलेंसी कंप्लीट हो रही है किससे? कार्बन से ही। तो अब ये देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12। अब इन सब की भी 3 वैलेंसी, और इस तरह ये कार्बन जुड़ता ही जाएगा किनसे? अन्य कार्बन परमाणुओं से, यानी कि और अदर कार्बन मॉलिक्यूल से, और ये बहुत लंबी चेन वाला स्ट्रक्चर बना लेगा, और यही गुण कहलाता है श्रृंखलन या केटेनेशन। यानी कि हम इसको डिफाइन कैसे करेंगे कि कार्बन परमाणुओं में यह गुण पाया जाता है कि वे एक दूसरे के साथ जुड़कर
लंबी चेन वाले अधिक परमाणु भार वाले यौगिकों का निर्माण करते हैं। इस गुण को श्रृंखलन कहा जाता है। कार्बन कैन फॉर्म लॉन्ग चेन लाइक मॉलिक्यूल्स बाय एडिंग अप मोर कार्बन्स विद इट। सो दिस प्रॉपर्टी ऑफ कार्बन इज नोन एज कैटेनेशन। क्लियर है? लंबी चेन वाले जो कार्बन श्रृंखलन यानी श्रृंखला बना लेता है। ठीक है, अब ये बहुत लंबी लंबी चेन वाले मॉलिक्यूल्स बना सकते हैं। अब ये जो है ना, ये ब्रांच्ड भी हो सकते हैं, ये सब अपन अभी आगे पढ़ेंगे। ब्रांच्ड हो सकते हैं, अनब्रांच्ड हो सकते हैं और साइक्लिक भी हो सकते हैं। साइक्लिक जैसे कि आपने अगर याद हो तो ये बेंजीन होती है, यहाँ हर जगह 6 कार्बन लगे हुए हैं, लेकिन ये लंबी चेन में नहीं है। साइक्लिक मतलब बंद रूप में पाए जाते हैं। फिर ये जो कार्बन है ये ब्रांच्ड और अनब्रांच्ड और साइक्लिक हो सकते हैं, प्लस संतृप्त और असंतृप्त हो सकते हैं। अगर इनमें केवल सिंगल बॉन्ड पाया जाएगा तो ये सैचुरेटेड या संतृप्त है, और अगर इनमें डबल या ट्रिपल बॉन्ड पाया जाएगा तो ये असंतृप्त या अनसैचुरेटेड है। तो नेचर ऑफ कार्बन में पहली चीज हमने पढ़ ली कैटेनेशन। अगली जो चीज है वो हम पढ़ेंगे कार्बन के बारे में, और वो है टेट्रावेलेंसी। चलिए अब ये जानते हैं व्हाट इज टेट्रावेलेंसी। टेट्रावेलेंसी यानी कि चतुः संयोजकता। अब श्रृंखला जब हमने पढ़ लिया तो चतुः संयोजकता, तो हमें ये मालूम है कि कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 है, 2 अंदर के शेल में, 4 बाहर वाले एल शेल में। यानी कि हर कार्बन के पास क्या है, 4 बॉन्ड बनाने के लिए 4 इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल हैं, और ये इलेक्ट्रॉन्स को लेकर या देकर आयनिक बॉन्ड नहीं बनाता है। इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी से क्या करता है, बहुत सारे कंपाउंड्स के साथ मिल जाता है, चाहे हाइड्रोजन हो, नाइट्रोजन हो, ऑक्सीजन हो, फ्लोरीन हो, क्लोरीन हो, आयोडीन हो, ब्रोमीन हो, किसी के भी साथ जुड़कर और ये कंपाउंड्स बना सकता है। और ये जो दोनों गुण हैं ये पाए जाते हैं किसमें, कार्बन में। तो हमने जब ये पढ़ा कि नेचर ऑफ कार्बन, तो हमने ये 2 चीज जानी कि कार्बन टेट्रावेलेंट होता है, और इस टेट्रावेलेंसी के कारण ये कई सारे एलिमेंट्स के साथ जुड़कर कंपाउंड्स बनाता है अपनी चारों वैलेंसीज को कंप्लीट करके। पहली चीज। दूसरी चीज, कैटेनेशन का गुण कार्बन में पाया जाता है, यानी कि कार्बन जो है ये आपस में एक के साथ एक जुड़कर लंबी चेन लाइक स्ट्रक्चर वाले कंपाउंड्स बनाता है, दैट आर ब्रांच्ड, अनब्रांच्ड और साइक्लिक, और साथ में सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड ऑल्सो। सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड को अब हम आगे पढ़ेंगे। उसके पहले एक जो इम्पोर्टेंट चीज है उसको और जान। देखिए, पहले ये था मानना कि कार्बन जो कंपाउंड्स होते हैं ना, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, कार्बन से जो कंपाउंड्स बनते हैं ना, इनको ऑर्गेनिक कंपाउंड कहा जाता है। अब आपका 1 नंबर का जो क्वेश्चन है वो आ रहा है, क्या आ रहा है देखो, कि ये जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है, पहले ये माना जाता था कि कुछ साइंटिस्ट का जो ग्रुप था उन्होंने एक थ्योरी दी, दैट इज कॉल्ड एज वाइटल फोर्स थ्योरी। क्या है ये वाइटल फोर्स थ्योरी? वाइटल फोर्स थ्योरी ये कहती है कि ये जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं ये केवल और केवल सजीवों के अंदर यानी कि लिविंग बींग्स के अंदर ही पाए जाते हैं। दीज कैन नॉट बी फाउंड इन लेबोरेटरीज, यानी कि इन कंपाउंड्स को, किनको, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को किसमें बनाया जाना, लेबोरेटरी में बनाया जाना पॉसिबल नहीं। ये कुछ सजीवों के अंदर ही पाए जाते हैं, कुछ स्पेसिफिक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ठीक है, लेकिन जो कि हमारी बॉडी में पाए जाते हैं, उन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की यहाँ बात हो रही है। वाइटल फोर्स थ्योरी ये कहती है। लेकिन एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम है फ्रेडरिक वोहलर। ये वह आधा लिखना बेटा, वोहलर है ना, फ्रेडरिक वोहलर। फ्रेडरिक वोहलर जो थे, इन्होंने इस वाइटल थ्योरी को, वाइटल फोर्स थ्योरी को गलत साबित कर दिया। और कैसे गलत साबित कर दिया कि एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है जिसका नाम है, समझ में आ रहा है, कहाँ मिलता है ये, हमारे यूरिन में, है ना, हम यूरियोटैलिक हैं।
तो यानी कि नाइट्रोजिनस एक्सक्रीटरी कंपाउंड्स के रूप में हम यूरिया को एक्सक्रीट करते हैं थ्रू आर यूरिन, है ना। अब ये जो यूरिया है ये हमारी बॉडी के अंदर एज सच बन जाता है, नाइट्रोजिनस वेस्टेज है एक तरह से हमारी बॉडी का। अब ये जो यूरिया है इसको फ्रेडरिक वोलर ने बना दिया कहाँ, लेबोरेटरी में, जबकि माना क्या जा रहा था कि इसका निर्माण केवल और केवल किसी भी सजीव के शरीर में हो सकता है। अब इसको कैसे बनाया उन्होंने उसको और ध्यान दें अपन। एक कंपाउंड है जिसका नाम है अमोनियम साइनेट। फॉर्मूला आपके बुक में नहीं है इसलिए हम नहीं लिखेंगे इसका, बिना बात कंफ्यूज नहीं होंगे, जो हमारी एनसीईआरटी में है हम उतना ही पढ़ेंगे, बिना बात ज्यादा फालतू की चीजें इकट्ठी करने की जरूरत नहीं है। तो ये हो गया देखो अमोनियम साइनेट। इन्होंने क्या किया, इस अमोनियम साइनेट को गर्म किया और ये पाया कि क्या बन गया, यूरिया। हाँ, यूरिया का फॉर्मूला हम याद कर लेते हैं। देखो यूरिया ये रहा NH2C डबल बॉन्ड ONH2, दिस इज यूरिया। ठीक है, ये जो यूरिया है इसको बनाने के लिए फ्रेडरिक वोलर को किसी सजीव की आवश्यकता नहीं पड़ी। लेबोरेटरी में ये आपको याद करना है अमोनियम साइनेट किसने बनाया ये आपको याद करना है, और क्या बनाया, ये 3 क्वेश्चन, और इन 3 में से आपका बन गया कितने मार्क्स का क्वेश्चन, 1 मार्क्स का। मैंने आपको कल बताया था ये चैप्टर कितने मार्क्स का है, 7 मार्क्स का, जिसमें से 1 नंबर अगर ये आपने पढ़ लिया तो ये मान के चलो कि आपका तैयार हो गया। क्लियर है। फ्रेडरिक वोलर मेड यूरिया विद द हेल्प ऑफ अमोनियम साइनेट इन लेबोरेटरी बाय हीटिंग इट। क्लियर है। फ्रेडरिक वोलर ने अमोनियम साइनेट को गर्म करके प्रयोगशाला में यूरिया का निर्माण किया। यूरिया का फॉर्मूला आपको याद हो जाएगा। कौन सी थ्योरी का खंडन किया, वाइटल फोर्स थ्योरी। क्लियर। चलो आगे चले। अब आगे चलते हैं चैप्टर में। इंटरेस्टिंग लग रहा है चैप्टर एकदम। ये जो चैप्टर है ना कार्बन वाला, एकदम इतना अच्छा चैप्टर है ये कि अगर इसको आप स्टेप बाय स्टेप पढ़ते जाएं और पहले वाला टॉपिक आपको समझ में आ गया तो अगला टॉपिक आपको नया नहीं लगता, आपको ऐसे लगता है कि आपने पहले पढ़ लिया तो उसी से कनेक्टेड है पूरा ही चैप्टर। चलो आगे बढ़ते हैं। नेचर ऑफ कार्बन हमने पढ़ लिया, यूरिया का फॉर्मेशन हमने पढ़ लिया, और अब हम आते हैं सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड्स पर। पहले तो इनको डिफाइन कर लें। कार्बन कंपाउंड्स पूरा लिखें। ठीक है, यहां आप लिखोगे संतृप्त कार्बनिक यौगिक। क्लियर। यहां आप लिखोगे असंतृप्त कार्बनिक यौगिक। देखो वैसे मीडियम की इतनी कोई दिक्कत नहीं है, अगर आपको टॉपिक अच्छे से समझ में आ जाता है तो आपने हिंदी में पढ़ा है तो भी आप इंग्लिश में लिख सकते हो, और इंग्लिश में पढ़ा है तो भी आप हिंदी में लिख सकते हैं। तो इतना ये कोई दिक्कत वाली बात नहीं है कि अगर हम हिंदी में पढ़ रहे हैं तो इंग्लिश में आंसर को नहीं लिख सकते, या इंग्लिश में लिखा है तो हम हिंदी में डिफाइन नहीं कर सकते। अगर हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर है तो किसी भी लैंग्वेज में हमने समझा है इजीली हम अपने भाषा में आंसर को लिख सकते हैं। रटना नहीं है, टॉपिक को समझना है, और समझकर लिखना इस तरीके से है कि आपकी ओन लैंग्वेज होगी तो बहुत ही अच्छी बात है। अब देखो सैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड्स को कैसे डिफाइन करेंगे, तो दोज कार्बन कंपाउंड्स which have only a single bond in them are known as saturated carbon compounds। ठीक है, तो लिख दो कंपाउंड्स which have single bond in their structure। हिंदी में आप कैसे लिखोगे, वे यौगिक जिनमें एकल बंध पाया जाता है। हिंदी में सिंगल को लिखते हैं एकल, है ना, तो एकल बंध पाया जाता है। एग्जाम्पल जल्दी से याद कर लो, अगर कल वाली क्लास का आपको याद हो आगे अब आप लिख देना, है ना, कि वे यौगिक जिनमें एकल बंध पाया जाता है उन्हें संतृप्त कार्बनिक यौगिक कहा जाता है। तो अब याद करो मीथेन। अब यहाँ से एक और इंटरेस्टिंग फॉर्मूला आपको निकल के आने वाला है, इसका फॉर्मूला याद कर लो CH4। ये तो हो गए कैसे, सैचुरेटेड कंपाउंड्स।
अब अनसैचुरेटेड कैसे होंगे, सिंगल की जगह क्या हो जाएगा, डबल और ट्रिपल, ठीक है। तो कंपाउंड्स विच हैव डबल एंड ट्रिपल बॉन्ड in their structure are called unsaturated carbon compounds। तो वे कार्बनिक यौगिक, पूरा लिख देना, वे कार्बनिक यौगिक जिनमें द्विबंध और या त्रिबंध पाया जाता है। एग्जाम्पल लिखें तो द्विबंध वाला लिख दो ब्यूटीन और त्रिबंध वाला लिख दो ब्यूटाइन। अब ये कैसे लिखा मैंने, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है सीखना, तो यहाँ तक कंप्लीट कर लो, फिर आगे चलें चैप्टर के अंदर। चले आगे, और अब हम चैप्टर में बढ़े आगे, और अब हम ये जाने कि डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड वाली जो स्टोरी है इसको कैसे कंप्लीट करना है। मिटा दो उसको। चलो अब देखो, एक फॉर्मूला आपको एक नहीं 3 याद करने पड़ेंगे, बस छोटे छोटे फॉर्मूले अपने मैथ्स की तरह। चलो अब ये जाने कि सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड्स कैसे बनते हैं। तो देखो 3 तरह के कार्बन कंपाउंड्स होते हैं। एक तो होते हैं एल्केन, ठीक है, एक होते हैं एल्कीन और एक होते हैं एल्काइन। अब हालांकि हमारे सिलेबस में नहीं है, लेकिन एक बार इनके बारे में थोड़ा सा जानना तो पड़ेगा, इनके नाम वगैरह कैसे सीखेंगे। देखो अगर एक कार्बन है किसी कंपाउंड के अंदर तो उसका नाम आप शुरू करोगे मैथ से। 2 कार्बन, नंबर ऑफ कार्बन है यहाँ पर, है ना, 2 कार्बन होंगे तो आप लिखोगे उसका नाम H से। जैसे कल आपने CH4 को लिखा मीथेन, तो मीथेन क्यों लिखा, क्योंकि उसके अंदर कितना कार्बन था, CH4 है ना, तो CH4 में कार्बन कितना है, एक ही है ना, इसलिए उसका नाम आपने लिखा मीथेन। अब कैसे लिखते हैं ये मैं अभी आपको बताती हूँ। अगर 2 होगा तो नाम शुरू होगा ईथ से, 3 होगा तो नाम शुरू होगा प्रॉप से, 4 होगा तो ब्यूट से, 5 होगा तो पेंट, 6 होगा तो हेक्स और 7 होगा तो हेप्ट। इसके आगे के आपके आते नहीं है, ऑक्ट, नैनो, डेका, 8, 9, 10 के लिए, लेकिन इतने ही आपके काम के हैं जितने, है ना, एक्सेस में नहीं पड़े। अब देखो एल्केन जब आपको बनाना है, ठीक, तो जो भी आप नाम लिखोगे उसके एंड में क्या लिख दोगे, एन, हिंदी में आप लिखोगे एन। जैसे मैथ था तो मैथेन हो गया, ठीक। एल्कीन जब आप बनाओगे तो आप स्पेलिंग के एंड में लिखोगे इन, और हिंदी में आप जोड़ दोगे इसमें इन। और एल्काइन जब आप बनाओगे तो नाम के लास्ट में जुड़ जाएगा आइन, ठीक है, YNE, और ये हो जाएगा हिंदी में नाम के अंदर आ ई न जुड़ जाएगा। चलो यहाँ तक क्लियर है। अब मैंने क्या कहा था आपको कि मैथ्स की तरह एक छोटा सा फॉर्मूला और आपको सिखाती हूँ। तो देखो एल्केन जब हम बनाते हैं तो फॉर्मूला काम में लेते हैं CnH2n+2। ये n क्या है वो बता रहे हैं। एल्कीन जब बनाते हैं CnH2n और एल्काइन जब बनाते हैं CnH2n-2। ये जो है ये आपका n है। बना के बताओ एक, देखो कौन सा n ले ले, 3 ले ले, चलो 3 ले लेते हैं। अब 3 ले लेते हैं यहाँ पर। अब नाम कैसे लिखेंगे ये देखो, 3 बना दिए मैंने, ये मैंने लाइन खींच दी। यहाँ मैं बना रही हूँ इसका एल्केन, यहाँ मैं बना रही हूँ इसका एल्कीन, और यहाँ मैं बना रही हूँ इसके लिए एल्काइन। और n हम तीनों ही कंडीशन में कितना रख रहे हैं, 3 रख रहे हैं, ठीक है। अब देखो ध्यान से देखना क्या है, CnH2n+2, जहां जहां n है वहां आपको क्या लिख देना है, 3 लिख देना है, ठीक है। अब देखो CnH2n+2, Cn की जगह मेरे को क्या लिखना है, 3H2 इंटू 3+2, 2 इंटू 3, क्लियर है। ये हो गया C3H, 3 2 6, 6 और 2 कितने हो गए, 8। नाम लिखना अगले स्टेप में सीखेंगे। आगे देखो अब एल्कीन CnH2n, Cn की जगह मैंने लिखा 3H2 एज इट इज मल्टीप्लाइड बाय 3, C3H6, क्लियर। अब एल्काइन बनाओ साथ के साथ, CnH2n-2, C3H2 इंटू 3 -2,
ये हो गया C3H, 3 2 जा 6 -2 दैट इज इक्वल्स टू C3 और H कितना हो जाएगा 4। बोलो आ गया कि नहीं समझ में? आ गया? फॉर्मूला मैच की तरफ थोड़ा सा बस दिमाग लगाना है। अब इनका नाम लिखो। अब नाम कैसे लिखना है वो सीखो। कितने कार्बन है? 3। वहां से देखो क्या लिखना है, 3 के आगे प्रोप, PROP। एल्केन है तो क्या लगा देना है, एन। और ये हो गया प्रोपेन। बोलो इजी है कि नहीं, है ना? अब देखो एल्कीन, प्रोप तो आएगा ही आएगा, लास्ट में क्या लगा देना है, इन। हिंदी में कैसे लिखोगे, प्रोपीन। यहां पर भी प्रोप तो आएगा ही आएगा, प्रोपाइन, प्रोपाइन। बोलो इजी है कि नहीं है? अच्छा, इतना इजी भी नहीं है कि बस एक बार में ही आ गया। इतना इजी है ये कि इसकी 2 बार अगर प्रैक्टिस कर ली जाए तो फिर हम इसको नहीं बोलने वाले हैं। अब इनके अंदर मेरे को ये बताओ कि सैचुरेटेड तो कौन सा है और अनसैचुरेटेड कौन सा है? तो देखो एल्केन जो है ना, ये एल्केन, ये तो है सैचुरेटेड। सभी एल्केन सैचुरेटेड होते हैं और एल्कीन और एल्काइन जो होते हैं ये अनसैचुरेटेड होते हैं। ये फॉर्मूला मैं यहां लिख लेती हूँ ताकि समझने में दिक्कत ना हो। देख लो एक बार और अच्छे से देख लो ताकि एकदम अच्छे से क्लियर हो जाए। अब ये चेक कर ले कि भाई मैम ने तो आपको कहा कि ये सैचुरेटेड है, ये अनसैचुरेटेड है, लेकिन ऐसे माननी नहीं है किसी की भी बात। भाई आप ये कहो कि भाई प्रूव करो कि ये सैचुरेटेड है या नहीं है, और प्रूव अभी आपको करके बता देते हैं कि कैसे ये सैचुरेटेड है और नहीं है। अब देखो इनके फॉर्मूले पे ध्यान दो, क्या है, C3H8। कौन है ये, एल्केन या प्रोपेन। अब कितने कार्बन बनाने हैं मुझे, 3 कार्बन बनाने हैं। देखो ध्यान से, 1 2 एंड 3। क्लियर? हाइड्रोजन 8 है, लेकिन हम ऑटोमेटिक देखो इसमें 8 हाइड्रोजन कैसे हो जाएंगे। कार्बन पहला, इसकी वैलेंसी कितनी, 4। एक वैलेंसी कंप्लीट हो रही है, 2 3 4। इसकी 2 वैलेंसी कंप्लीट हो रही है तो 3 और ये 4। इसकी एक वैलेंसी कंप्लीट है तो 2 3 और 4। गिन लो कितनी हो गई, 1 2 3 4 5 6 7 8। और सब पर क्या आने वाला है, हाइड्रोजन। आप बताओ इसमें कहीं भी डबल बॉन्ड दिख रहा है क्या आपको? अब ये गिन लो पहले कि 3 हाइड्रोजन और 3 कार्बन और 8 हाइड्रोजन है क्या, है? तो ये क्या बन गया, ये रहा प्रोपेन। और ये कैसा हो गया, सैचुरेटेड या संतृप्त। क्लियर है, समझ में आ गया? अब देखो C3H6 आपको बनाना है। 3 आपने कार्बन ले लिए, लेकिन हाइड्रोजन आपको कितने जोड़ने हैं, हाइड्रोजन आपको जोड़ने हैं केवल कितने, 6 ही। तो क्या करना पड़ेगा, इसमें एक डबल बॉन्ड का यूज करना पड़ेगा, चाहे तो यहाँ बना दो चाहे यहाँ बना दो। अब देखो यहाँ जब आपने 2 डबल बॉन्ड बना दिया, ठीक, तो अब इसकी 2 वैलेंसी कंप्लीट हो गई, तो यहाँ कितनी वैलेंसी और चाहिए आपको, 2 हो गई, 4। यहाँ 1 2 3 कंप्लीट हो गई तो यहाँ चाहिए आपको 1, यहाँ 1 कंप्लीट हो गई तो चाहिए आपको 3। 1 2 3 4 5 और 6। सही है? अब देख लो हर कार्बन के इसमें 4 बॉन्ड बन रहे हैं क्या, 1 2 3 4, 1 2 3 4 और 1 2 3 और 4। यहाँ क्या दिख रहा है आपको, डबल बॉन्ड दिख रहा है, ऑटोमेटिक बन गया। यानी कि ये क्या है, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है या अनसैचुरेटेड ऑर्गेनिक कंपाउंड है, एंड दिस इज नोन एज 3 कार्बन है प्रोपीन। इसका नाम क्या हो जाएगा, प्रोपीन। और ये कैसा है, असंतृप्त या अनसैचुरेटेड ऑर्गेनिक कंपाउंड है। क्लियर है स्टूडेंट्स? चलो अगला देख लो। अब क्या बच गया आपके पास, प्रोपाइन। प्रोपाइन और बना दें तो देखो 3 कार्बन है आपके पास, 4 हाइड्रोजन है। प्रोपाइन एज द नेम सजेस्ट एक ट्रिपल बॉन्ड होना ही चाहिए। अब देखो एक ट्रिपल बॉन्ड बनाते ही अपने आप आपके हाइड्रोजन बैलेंस हो जाएंगे। इसकी कितनी वैलेंसी कंप्लीट हो गई, 3, तो यहाँ केवल 1 हाइड्रोजन आएगा। इस वाले कार्बन की 3 और 1 4 वैलेंसी कंप्लीट है तो जरूरत ही नहीं है किसी और की, और इसकी 1 कंप्लीट है तो 1 2 और 3 ऑटोमेटिक। देख लो 1 2 3 और 1 4 तो हाइड्रोजन जोड़ दिए, और ये 3 कार्बन है और नाम इसका हो गया प्रोपाइन। और ये भी कैसा है, अनसैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड है। अब बताओ समझ में आया कि नहीं आया? देखो
ये जो चैप्टर है इसमें ये ध्यान रखना, अगर आप आज की ही क्लास देख रहे हो तो पिछली क्लास जरूर देखना, उसके साथ लिंक होकर ही आज वाला चैप्टर आप पढ़ोगे। नेक्स्ट क्लास जो हम पढ़ेंगे, जिसमें अब हम कार्बन के बारे में और आगे पढ़ेंगे, क्योंकि इंपॉर्टेंट चैप्टर है तो इससे कनेक्टेड होगा तभी हम आगे पढ़ पाएंगे। तो कोई भी क्लास आप मिस ना करें, कंटिन्यू देखते रहें ताकि चैप्टर आपका साथ के साथ तैयार हो जाए। प्लस आज की क्लास में से हमने एक क्वेश्चन जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था उसको तैयार कर लिया। मिस्टर गोलर यूरिया और क्या था, किससे बनाया था, अमोनियम साइनाइड से। क्लियर? तो क्लास अच्छी लगी, समझ में आ जाए, पहली बात तो अच्छे से पढ़ो, दूसरी बात क्लास अच्छी लगी तो अपने स्टूडेंट, अपने जो और साथी उनके साथ शेयर करो, उनको भी बताओ ताकि वो भी अच्छे से पढ़ पाए। और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। जल्दी मिलेंगे अगली क्लास में। बाय।